इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो एक तो बीटा है, ये हम डिस्कस करेंगे, एक ट्रेंड आरएसआई है इसको डिस्कस करेंगे, और एक टारगेट प्राइस को हम सेट कैसे करते हैं इसको डिस्कस करेंगे, फेयर वैल्यू को डिस्कस करेंगे, और पीई को हम डिस्कस कर लेंगे। ईपीएस आसान सी चीज़ है, ये आपको किसी भी वेबसाइट से जब रिज़ल्ट आता है तो मिल जाता है, और जो बुक वैल्यू ये भी आपको वेबसाइट से मिल जाती है, ये भी चेंज होती है, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये चेंज होते रहते हैं। सबसे पहले हम बीटा की तरफ आते हैं। तो बीटा मैंने आज अपने वो पेज पे जो सबके इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जिस पे खामोश कागज़ के नाम से है, उसमें मैंने आज सारी डेफिनेशन पहले एंटर कर दी थी आज के, आप लोग इसको पढ़ जी हाँ, लेते। मैंने जी हाँ जी, वो जी हाँ, ताकि पढ़ देखिए के आए देखिए। तो वो फ़ायदा हो जाता है कि बंदे को आइडिया होता है। तो बीटा का यही होता है कि ये जिसने तो इसमें कैपिटल गेन लेना है वो जितना 1 से ऊपर हो उतना उसके लिए अच्छा है, ताकि ये वोलेटाइल होगा, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जब इंडेक्स मूव करता है इसको हम कहते हैं रैबिट बन जाता है। रैबिट होता है खरगोश, बहुत तेज़ भागता है। जैसे दीवान सीमेंट है ना, इसका बीटा 2 से ऊपर है, तो इसको आप देखेंगे ये भी कैप लगाता है। इस तरह भी जो चल रहा होगा फ्लाइंग है, ये बड़ा तेज़ चलता है, कैप, लोअर कैप, अपर कैप ये भी लगाता है। इस तरह छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, इनका बीटा बहुत तेज़ होता है, ये अचानक 2-3 कैप लगा जाते हैं, 2-3 लोअर कैप लगा देते हैं। तो जो इसमें स्ट्रेटजी से यानी कि थोड़ा सा ले लिया माल और थोड़ा थोड़ा बेचते गए, जब नीचे आता गया घबराना नहीं है, और लेते गए बेचते गए, और साल में अगर 4-5 चक्कर उसके लग जाएँ, एक एक 2-2 रुपये इसमें कमा लें, तो अगर वो 5-6 रुपये का स्टॉक है तो आप का काम सिर्फ ये होता है कि साल के अंदर वो 5-6 रुपये से निकाल लें आप, तो आपका ज़ीरो हो जाता है, मीन्स कि आपका 100% गेन हो जाता है उसमें। सही हो गया। जी जी। तो ग्लैक्सो का कम है, यानी कि इसमें आपको कैपिटल गेन मिलने का चांस कम है। तो बीटा कम है, इसका मतलब ग्लैक्सो बीटा के लिहाज से एक अच्छा स्टॉक नहीं है। तो आपने इस शीट से फ़ौरन आपको नजर, ये शीट का बनाने का मकसद ये होता है ना कि आपके पास टाइम नहीं होता है चूज़ करने का। जब आप चीज़ों को ग्लैक्सो को अलहदा से स्टडी करेंगे ना, तो आपको वो भूल ही जाएगा कि उसका क्या था, सरल का क्या था, फिरोज़ का क्या था। जब ये तीनों चीज़ें, ये जी 6 जी। चीज़ें आपके सामने पड़ी होंगी ना, तो आप जो हार्डली 3 से 4 मिनट लगते हैं और आप स्टॉक पिक कर लेते हैं, यार ये मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी तबीयत से ये मुवाफ़क़त करता है। यानी कि जो स्टॉक होता है ना, ये हर बंदे की एक अलग तबीयत होती है, और आप जितने भी हैं सबका मज़ाज अलग है, मेरा मज़ाज अलग है। तो आपने जी अपने हिसाब से चलना होता है। मेरे साथ आप इंडिविजुअल जो है ना वो मैं बार-बार कहता हूँ, टॉक करें, कॉल करें, मैसेज करें, मेरे से बात करें, ताकि मैं आपको समझ सकूँ, आप मुझे समझ सकें, और आपके हिसाब से मैं डिसीजन आपको बताऊँ कि आपके लिए बेहतर क्या है। सर्ल का देखें 1.43 या फिरोज़ का भी 1.46 है। इसका मतलब है सर्ल और फिरोज़ दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। तो ये जब मूव करते हैं तो काफ़ी तेज़ मूव करते हैं। फिरोज़ काफ़ी तेज़ मूव करता है। ये 15 से 20 रुपए अचानक जो है आपको दे जाता है, पता भी नहीं चलता है। मतलब अभी जो लास्ट टाइम था, जब फ्राइडे को मैंने 3-4 स्टॉक पे नज़र रखी हुई थी। एच कार 282 रुपये पे मेरा दिल कर रहा था ले लूँ, और उसके फ़िरोज़ 290 पे था, और फ़िरोज़ तो खैर नहीं चल रहा था, लेकिन एच कार का था। तो इसी तरह जो एक और पड़ा हुआ था हमारे पास कोयल था, वो मेरा था कि 770 तक मिल जाए, मैंने लगा के रखा है, बल्कि 760 काफ़ी देर लगाया, वो नहीं मिला, तो फिर मैंने 8 रुपये पे बाई बैक कर लिया कि जितना मैंने 8.75 पे बेचा था, कम से कम वो वाला बाई बैक कर लूँ। तो इसी तरह जैसे ही वो एच कार था 282 से जैसे ही ऊपर गया है, तो वो 294-95 लगा गया है, यानी कि उसी दिन वो 12-13 रुपये दे रहा था। तो जो एच कार है उसका भी बीटा काफ़ी हाई है। तो ये बीटा जो है 1.5 जो है ना, ये एक अच्छा बीटा है, इसमें आपको अच्छा गेन हो सकता है। तो कैपिटल गेन के लिहाज से आपने बीटा को देखना है कि कम से कम 1.5 होना चाहिए, 1.5 हो, 1.5 से ऊपर हो तो वो और ज़्यादा वोलेटाइल होगा। इस तरह जो अटक रिफाइनरी, बल्कि रिफाइनरी सेक्टर सारा ही जो है ये बहुत तेज़ है, इसका बीटा आप चेक कीजिएगा, इन सब का बीटा हाई होगा। ये बहुत तेज़ मूव करते हैं, स्पीड से मूव करते हैं, तो इसमें डिविडेंड कोई ख़ास नहीं होता है इनमें, इतना नहीं मिलता है। अटक रिफाइनरी में कुछ मिल जाता है, नेशनल रिफाइनरी में कुछ मिल जाता है, पीआरएल तो कुछ दे ही नहीं सकती है, लॉस में है। तो ये बीटा की है कि बीटा आपने देना है, तो बीटा उनके लिए है जो कैपिटल गेन लेना चाहते हैं, जिनका खून तेज़ है, जो चाहते हैं कि तेज़ तेज़ पैसा आए, बेशक नीचे भी स्टॉक जाए तो वो अपना बाई बैक भी कर सकें। जिनका खून ठंडा है, स्लो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और वो लेंगे वन बीटा या वन से लेस में जाएँ, ताकि सुकून से रहें, वो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। इसी तरह अब आ जाएंगे 52 वीक लो और हाई की तरफ। ये एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है हमारे पास, इससे ना पता चलता है कि ये कितना नीचे जा सकता है, जा तो उससे भी नीचे जा सकता है, क्योंकि 52 वीक ये डेली चेंज होता है, डाटा डेली चेंज होता है। 52 वीक का मतलब है कि आज के दिन से पिछले 52 हफ्ते, ठीक है, जब एक दिन उसमें ऐड होगा तो पिछले एक दिन माइनस हो जाएगा, तो ये चेंजेबल है।
तो ये आपने समझना है 52 वीक हर रोज़ चेंज हो जाता है, यानी कि एक दिन पिछला माइनस हो जाता है इसमें से, 52 वीक से पहले वाला दिन एक दिन ऐड हो जाता है, नेक्स्ट डे ऐड होता जाता है, एक दिन माइनस होता जाता है। तो 52 वीक कंप्लीट रहते हैं, पिछला एक दिन माइनस, अगला एक दिन ऐड, पिछला माइनस, एक दिन ऐड, ये होता रहता है इसमें। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है ग्लेक्सो का 148 लगा हुआ है और ये अपने 52 वीक लो पे चल रहा है, यानी कि ये 52 वीक के लिहाज से ये काफ़ी अच्छे लेवल पे है। नीचे भी जा सकता है, 100 तक भी जा सकता है, कोई पता नहीं होता स्टॉक्स का, लेकिन इस टाइम अच्छे लेवल पे है। सर्ल जो है वो 235 पे है और इसका लो 176 पे है, यानी कि इसमें वोलेटिलिटी या लॉस होने का चांस ज़्यादा है, ज़्यादा नीचे जा सकता है। फिरोज़ का जो लो है 211 है, इसका भी काफ़ी डिफरेंस है, तो ये भी काफ़ी नीचे जा सकता है। ये तब जाएंगे जब मार्केट जो 1000 के हिसाब से नीचे गिरेगी, ये तब नीचे जाएंगे, अदरवाइज़ ये यहीं घूमते रहेंगे। 52 वीक हाई भी ग्लेक्सो का इतना हाई नहीं है, सर्ल का भी इतना नहीं है, 235 है, 90 290 है, और लेकिन फिरोज़ का आप देखें बहुत डिफरेंस है, 292 है, 447 का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस है, इसकी एक मेन रीज़न भी है, किसी ने कोई बोनस शेयर भी दिए हुए थे 20%, तो वो भी आपने फैक्टर इन रखना है कि वो उसकी वजह से नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़े हुए हैं। तो ये 447 अचीव करना इसके लिए अब इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि इसमें 20% इसके शेयर बढ़ चुके हैं। फिर अब आते हैं ट्रेंड की तरफ, RSI। RSI जो होता है ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये होता है रिलेटिव, क्या होता है, स्ट्रेंथ इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ रिलेटिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंडेक्स। अच्छा, जी जी, इसका इसका मतलब ये होता है कि ये स्ट्रेंथ इंडेक्स जी। रिलेटिव का मतलब है कि इनका, ये मेरा कनेक्शन का मसला है, आवाज़ आ रही है, ये नेट का इशू आ रहा है मुझे लगता है। हेलो, हेलो आवाज़ आ रही है, जी जी चलो जी, मुझे लगता है नेट का कोई प्रॉब्लम आ रहा है। जी, आवाज आ रही है आपकी? जी आ रही है। जी, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो होता है ना, इसका मतलब है, रिलेटिव का मतलब है कि मतलब आपस में, ठीक है, आसान हो गया, रिलेटिव आपस में, स्ट्रेंथ ताकत, और इंडेक्स ये जो पॉइंट्स होते हैं ऊपर नीचे जो होते हैं पॉइंट्स। तो ताकत किसकी है, सेल एंड बाय की। सेल बाय कौन करता है, बियर एंड बुल। तो दोनों की जो लड़ाई है, दोनों की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, उसका आपस में इंडेक्स क्या बन रहा है, ठीक है, बियर है या बुल है, ये दो आएंगे। स्ट्रेंथ किसकी है कि बियर की है या बुल की है, या न्यूट्रल आएगा, तीन तीन चीज़ें आ जाएंगी। इनके बराबर चल रहे हैं तो न्यूट्रल है, और अगर सेलर जीत रहा है तो बेरिश है, और सेलर बहुत टका के जीत रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेरिश है। तो इस टाइम तो ये जो सेक्टर है फार्मा, तीनों ही सेक्टर जो बेरिश में चल रहे हैं RSI के हिसाब से, यानी कि सेलर इसमें कामयाब है, वो इसको दबा के इसने रखा हुआ है, वो इतना सेल करता है कि बायर का होश जो है वो उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं। तो जब ट्रेंड बेरिश हो, और इसका जो इंडेक्स हमने लिखा था 30 और 70 के दरमियान होता है, 70 जैसे ही क्रॉस करता है तो हम कहते हैं कि ये ओवर बार्ट हो गया है, और जब 30 से नीचे जाता है तो हम कहते हैं कि ये ओवर सोल्ड हो गया है। तो चांस ये होता है कि 30 से जब नीचे है तो वो अट्रैक्टिव तो हो जाता है, लेकिन वो वहाँ पे कितना अरसा रहेगा ये मसला हो जाता है, वो वहाँ पे पड़ा रहता है। इसी तरह जब ओवर बार्ट हो तो उसमें रिस्क होता है, ये नहीं होता कि उसने ऊपर जाना बंद कर देना है, वो ऊपर भी जा सकता है, 80 जा सकता है, 85 90 पे जा सकता है, ऊपर चलता जाता है। लेकिन चांस होता है कि इसमें रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है, वहाँ पे गिरेगा तो फिर आपने वहाँ पे थोड़ा सा मोहतात हो जाना है, कुछ स्टॉप लॉस लगाएं, इस तरह का चक्कर उसमें होता है। और बेरिश में क्या होता है कि आपका स्टॉक फंस जाएगा, आपको लंबा वेट करना पड़ेगा। आप ग्लेक्सो का आप देख लीजिएगा, ये 152 150 पे घूमता रहेगा, और बेरिश है तो इसका चांस जो मैंने आज देखा था ये 138 तक जाने का इसका चांस है। तो ये कोई इतना अच्छा नहीं है, मतलब इस टाइम इंडेक्स के लिहाज से, अपने बेरिश के लिहाज से, जब तक इसमें कोई अच्छा बायर नहीं आएगा। जैसे अच्छा बायर आएगा तो ये वैल्यू बहुत अच्छी है, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने का चांस। तो क्लियर है ये वाला पॉइंट, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जी जी, रिलेटिव आपस में। लेकिन इसको किस अच्छा, एक सवाल है सर मेरा को यहाँ पे। एक बंदा आप सवाल पूछिए, कर आप पूछिए, आप पूछिए। जी जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड होता है ये किस चीज के हवाले से होता है, यानी किस पैरामीटर के हवाले से ये ओवरसोल्ड और ओवरबॉट होता है, ये मार्केट में फ्री फ्लोट के से या क्या? इसमें होता ये है कि जो RSI है ना, इसकी एक वैल्यू निकलती है, इसका एक फार्मूला होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो फार्मूला के बजाय इसमें सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, हर एक RSI आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप खुद फार्मूला लगाएं, वो कॉम्प्लिकेटेड सा फार्मूला होता है। लगाने के बजाय आपको investing.com पे जाएँ, अपने स्टॉक का नाम लिखें तो उसकी RSI एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी कि 38 है,
48 है, कितना है, वो आ जाएगी आपके पास वैल्यू। तो वो वैल्यू आपने देखनी है। अगर तो वो ऑलमोस्ट 45 और 55 इसके दरमियान हो तो वो न्यूट्रल काउंट होता है। अगर वो वैल्यू इससे 55 से ऊपर जा रही है और 55 कितनी तेज़ी से पहुंचा है, कितने दिन, उसमें दिनों का हिसाब भी होता है कि कितने दिनों में ये पहुंचा है, तो 55 बुलिश भी हो सकता है। तो 70 जब वो क्रॉस करता है तो इसका मतलब वो अच्छा खासा ऊपर चला गया है, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वो मतलब ये जिस तरह ग्लैक्सो है 52 पे है, तो ये जब जाएगा 190 200 पे जाएगा तो हम कहेंगे ये तकरीबन ओवरबॉट हो गया है। तो ओवरबॉट का मतलब है कि ये अब अपना जितना वो ट्रेंड था वो कंप्लीट कर चुका है, अब इसके नीचे आने का चांस ज़्यादा है, तो मोहतात होने का है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता, ये जो ट्रेंड्स होते हैं ये 20 to 25% काम करते हैं। तो ये हो सकता है 300 पर चला जाए, 400 पर चला जाए, वो तो डिपेंड करता है इसमें ट्रिगर क्या है। कोई इसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया है, कोई इसके अंदर बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई है, कोई इसका ऐसा डायरेक्टर आ गया है जिसने इसको बहुत बुलंदियों पे ले जाना है, तो ट्रिगर कोई भी हो सकता है। तो जो जनरल ट्रेंड होता है वो 30 to 70 के दरमियान होता है। 70 प्लस जब वैल्यू आ जाए, RSI की वैल्यू होती है 70 की, जब वैल्यू लग जाए तो हम कहते हैं ओवरबॉट, मोहतात हो जाए। और 30 से नीचे कहते हैं, इसमें भी कहते हैं ओवर सोल्ड है, लेकिन आप लेने में मोहतात हो जाएं कि ये यहाँ पे रहेगा। ये इसको अच्छा खासा पुल बैक चाहिए, अच्छा इन्वेस्टर चाहिए जो इसको उठाए, अदरवाइज ये उठेगा नहीं। ये तो उन्होंने इतना सेल करके दबाया हुआ है कि ये यहाँ पे कुछ अर्सा रुकेगा। ये 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, साल भी रुक सकता है। तो इसमें फिर सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए आपको। मेरा अशफाक ये साहब, पॉइंट है। कौन सा वैल्यू इस वक्त होना चाहिए बाई का? 50 प्लस? देखें भाई, जब वो एक अदा पर कैप लग जाए या कोई 7-8% ऊपर चला जाए, 40-45 चला जाए, तो आप एंट्री उसमें ले सकते हैं कि लगता है कि ये ऊपर जाना शुरू हो गया है, चांस होता है इसका। सबसे अच्छा चांस होता है कि 1 अपर कैप अगर उसे लग जाए। एक अपर कैप का मतलब होता है कि ये बुलिश ट्रेंड में चला जाता है। वैल्यूज भी कोई भी हो सकती अच्छा, है, एक सवाल था 30 मेरा से जब 40 पे इसके चला हवाले जाता से, है। बीटा के हवाले से क्वेश्चन था कि बीटा की जो इम्पोर्टेंस है वो उस वक्त है जब ये 52 वीक्स लो पर हो। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल उसका बीटा 1.5 आ रहा है लेकिन वो स्टॉक खड़ा 52 वीक्स हाई पे, तो इसका मतलब ये है कि उसमें चांसेस नीचे आने के ज्यादा है, बिकॉज उसमें फ्लक्चुएशन है ना प्राइस के ऊपर नीचे में। नहीं, इसका बीटा का तल्लक 52 वीक लो और हाई से नहीं है, बीटा का ओवरऑल तल्लक है। ओवरऑल ओवरऑल ये स्टॉक को के बारे में बताता है कि ये स्टॉक ओवरऑल कितनी स्पीड से ऊपर और नीचे मूव करता है इंडेक्स के साथ। जब इंडेक्स बुलिश हो जाए तो चांस ये होता है कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। ये इंडेक्स मतलब हल्का सा भागेगा तो ये रैबिट है, ये स्पीड लगा देता है ऊपर भी नीचे भी, यानी कि डर भी जाता है ना, रैबिट है, डरता भी है। आगे से कोई इसको रिच मिल जाए, बियर मिल जाए ना, तो इसकी जान निकल जाती है। ये बैकवर्ड भी दौड़ बड़ी लगाता है। तो फ़ायदा इसमें उसको होता है जो तेज़ स्टॉक ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेडिंग के लिहाज से तेज़ होता है। जिस तरह अटक रिफाइनरी की मूवमेंट आप देखेंगे कि जो अटक रिफाइनरी है वो कितना स्पीड से ऊपर जाता है, नीचे जाता है, उस हिसाब से उसका बीटा जो है वो निकल आता है कि ये बीटा इसका तेज़ है। तो ये कैपिटल गेन जो लेना चाहते हैं, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, डे ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, वीकली ट्रेडर, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें मूवमेंट आती है। अब जो अच्छा, एग्रो फर्टिलाइज़र है वो 50-25 पैसे के दरमियान में घूमता रहता है, तो वो इतना अच्छा आपको गेन नहीं देता है, तो उसका बीटा कम हो जाएगा। अब जब उसका डिविडेंड आता है तो तब वो थोड़ी सी उसमें मूवमेंट आती है। जब ये अच्छा, ये जो डिविडेंड इसका बीटा निकल है जाए, वो किस ये बीटा किस वेबसाइट से मिलता है या फॉर्मूला को लगाते हैं? बीटा जो है ना, एक वेबसाइट है scstrade.com, इसमें से ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। बीटा मिलेगा, 52 वीक का हाई मिलेगा, लो मिलेगा, ट्रेंड इसमें नहीं है, टारगेट प्राइस उसमें नहीं मिलेगी, फिर वैल्यू इसमें नहीं मिलेगी, पीई ये तकरीबन मिल जाती है, या खुद भी निकाल सकते हैं, बुक वैल्यू मिल जाएगी और डिविडेंड मिल जाएंगे। तो एस ट्रेड में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएंगी आपको। फिर जो टेक्निकल एनालिसिस हैं वो आपको investing.com से मिल जाएंगे। तो ये दो वेबसाइट्स का कॉम्बिनेशन से आप इस तरह की शीट भी बना सकते हैं, आपने तैयार कर सकते हैं। और ये आप किस तरह काम आती हैं कि आपको जो 3 कंपनियां हैं या 6 कंपनियां हैं उसमें से आपने सेलेक्ट करनी है, तो आप अपनी तबीयत के लिहाज से उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको बीटा अच्छा चाहिए, आपको ट्रेंड बेरिश में काम करना है, बुलिश में काम करना है, आपको फेयर वैल्यू के हिसाब से चूज़ करना है, आपको बुक वैल्यू के हिसाब से चूज़ करना है। तो ये चीज़ें जब आपके अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप एक बेहतर स्टॉक अपनी तबीयत के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि ये मेरे लिए एक अच्छा स्टॉक है। इन्वेस्टिंग के लिहाज से है करना है, डे ट्रेडिंग के लिहाज से करना है, या अपने वीकली ट्रेडिंग के लिहाज से करना है। तो ये सारी चीज़ें को कम्बिनेशन से आपको आइडिया हो जाता है कि ये मेरे लिए एक अच्छा स्टॉक है। जी,
अब हम आते हैं नेक्स्ट टारगेट प्राइस की तरफ। तो जो टारगेट प्राइस होती है ये टेक्निकल एनालिसिस से भी एक आइडिया हो जाता है। वो आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें आपको पता चल जाता है ये कितना, कहाँ पे इसकी सीलिंग है, कहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, कहाँ पे इसकी सपोर्ट है। तो ये आपका जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा तो उन चीज़ों से आपको टारगेट प्राइस मिलना आसान हो जाएगी। यानी कि ये आपको टेक्निकल एनालिसिस जब नेक्स्ट स्टडी करेंगे तो उसमें इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हमने निकाल ली है। तो फिलहाल यही है कि ये आपको टेक्निकल एनालिसिस से मिल जाती है कि इसकी क्या होगी वैल्यू। या आपको अगर एक स्टॉक में आप कुछ अर्सा काम करते रहे ना तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो स्टॉक है ना यहाँ से जब जाता है ना या इस वैल्यू पे, मतलब 170 पे, 165 पे गैलेक्सी एग्जांपल है, तो इसमें सेलिंग आ जाती है। तो वो आपका जहाँ पे सेलिंग आती है ना वो आपका पहला टारगेट पॉइंट बन जाता है कि कुछ आप वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें, ताकि जब वो नीचे आए तो आप उसको बाई बैक कर लें। अगर वो रेजिस्टेंस क्रॉस कर जाता है तो फिर उसका नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा। तो ये जो 3 लेवल मैंने लिखे हुए हैं तो ये उसी हिसाब से लिखे हुए हैं कि इसको 175 पे अच्छी खासी रेजिस्टेंस आएगी जब ये चलेगा। तो इसी तरह 185 पे सेकंड आएगी और 195 पे थर्ड आएगी। तो हर लेवल पे आपने कुछ ना कुछ स्टॉक सेल करना है। तो 175, 170 आपकी तबीयत के लिहाज से, अब जितना ये नीचे जाता जा रहा है तो हम उतना एक और लेवल भी इसमें ऐड कर लेंगे। वो अपनी परसेंटेज के हिसाब से होगा कि जब हमें 10%, 12% मिल जाए तो वहाँ पे भी हम थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। ये था टारगेट प्राइस का। नेक्स्ट है फेयर वैल्यू का। जो फेयर वैल्यू है इसका तल्लक होता है सेक्टर की पीई से। सेक्टर की पीई को और जो स्टॉक की पीई है इनके कॉम्बिनेशन से हम उसकी फेयर वैल्यू निकालते हैं। जिस तरह अब यहाँ पे पी गलेक्सो की आ रही है वो 12 आ रही है और सर्ल की और फेरोज़ की दोनों की तकरीबन 16 पॉइंट समथिंग आ रही है। तो ये पी के लिहाज से गलेक्सो जो है अच्छा खासा डिस्काउंट पे अवेलेबल है। ईपीएस में भी देख लें तो क्वार्टर वाइज है। अब ये भी हमने जिस तरह ट्रेंड होता है ना कि वीकली होता है, आवरली होता है, डेली होता है, मंथली होता है, तो इसी तरह जो ईपीएस है ये क्वार्टरली, हाफ ईयरली, 5 ईयरली के लिहाज से आपका पी निकलेगा। तो जितना आप छोटा लेंगे वैल्यू, क्वार्टरली सबसे छोटा है, उतना जो पी अनस्टेबल होगा, ये इतना अच्छा रिलायबल नहीं होगा, क्योंकि किसी भी क्वार्टर में किसी भी स्टॉक की बहुत अच्छी अर्निंग भी आ सकती है और बहुत बुरी भी आ सकती है। तो ये इतना रिलायबल नहीं है। 1 ईयर का इससे ज़्यादा रिलायबल होगा और सबसे ज़्यादा है कि कम से कम 2 से 3 साल का ले तो ज़्यादा रिलायबल पी निकलेगी उसकी। तो ये पी का फार्मूला क्या होता है कि सिंपल ये होता है, पी प्रॉफिट जो होता है उसका स्टॉक की वैल्यू होती है और उसकी अर्निंग कितनी है उसको हम डिवाइड कर देते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना आया और टोटल उसके जो शेयर्स थे उस पर डिवाइड करके पी ओवर ई निकाल लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे अभी मैं एग्जांपल देता हूँ कि 3.16 इसकी अर्निंग आई है क्वार्टर की, तो हम 3.16 को 4 से ज़रब दे देंगे तो इसकी साल की अर्निंग आ जाएगी, ये तकरीबन 12 रुपये बन जाएगी। तो ये जो 12 रुपये है ये इसकी ईपीएस आ गई, अर्निंग आ गई, पी ओवर ई ये बटे वाली चीज़ आ गई 12। तो पी कितनी है इसकी 152 है। 152 को तकरीबन आप 12 से ज़रब देंगे तो ये 12 ही आ जाएगा, 12 ज़रब 12 144, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये एग्जैक्ट यहाँ फार्मूले से निकली हुई है 12 आ जाएगी। समझ आ गई इसकी पी की? क्वेश्चन आपका फेयर जी वैल्यू पी, मैं 2 चीज़ें मैंने बता दी आपको, इसके बारे में कोई क्वेश्चन? फेयर वैल्यू और पी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं ईपीएस क्वार्टर के लिहाज से हमने इसकी पी निकाल ली। फिर जो बुक वैल्यू होती है ये एक तो उसके एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो स्टॉक आपके पास होता है उससे ये बनती है। और सेकंडली जैसे जैसे ये स्टॉक की प्राइस बढ़ती है तो उससे भी बुक वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये भी आपने बात याद रखनी है कि जब स्टॉक की प्राइस बढ़ रही हो तो उसकी बुक वैल्यू जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और ये क्या होती है कि उसके एसेट्स कितने हैं और उसकी लाइबिलिटी, सही। उसने कर्जा कितना देना है और उसकी इस टाइम स्टॉक की प्राइस क्या है, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, उन चीज़ों से बुक वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइम बुक वैल्यू के लिहाज से अगर आपने स्टॉक को ख़रीदना हो तो इसका जो वारन बुफे वाली की जो जो एक मशहूर बुक है इन्वेस्टिंग इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसके लिहाज से आपको मैं बता रहा हूँ, बुक वैल्यू को आपने 1.5 से ज़रब देनी है। 1.5 से 65 को आप ज़रब देंगे 1.5 रुपये से। अगर ये वैल्यू आ रही है तकरीबन आई थिंक 100 के राउंड आ रही है, ऐसे ही है ना, 65 मल्टीपल 1.5, डिवाइडेड बाय 1 बाय 100 से नीचे ही आ रही है, 90 शायद आ रही हो या 80 आ रही हो। तो ये 43.33 आ जाए। तुम्हारी ज़रबे ख़राब है यार। 1 का मतलब है ये खुद है ना, 65 तो ये खुद है। 1.5 तो इसमें इसमें इसका आधा 30 इसमें ऐड करना है तो ये नहीं
65 को 1. ये 90 का 32.58 कर दो, ये 95 आ जाएगी, 90 के राउंड आ जाएगी, ठीक है, सिंपल। तो उसके लिहाज से ये होता है कि जिसकी बुक वैल्यू 1.5 से मल्टीप्लाई होके आए तो वो स्टॉक उससे आपने ऊपर नहीं लेना। अच्छा स्टॉक होता है, आपने बुक वैल्यू से इतना ऊपर नहीं जाना। लेकिन ये हमारा जो स्टॉक मार्केट में फार्मा सेक्टर है, इसकी जो पी है, जो सेक्टर की पी वो तकरीबन 16 है, 16 है। तो उसके लिहाज से आप इसमें ले सकते हैं। कुछ स्टॉक्स अच्छे होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, उसमें आप इसको बाईपास कर सकते हैं। फिर डिविडेंड होते हैं, ये तीनों कंपनियां ग्लेक्सो, सर्ल, फिरोज डिविडेंड देती रहती हैं। अगर आप इसमें स्टक भी हो जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहेंगे। इतनी मतलब ये फॉरएवर कंपनियां हैं। टोटल डेब्ट टू एसेट्स यहाँ पे है, जिसका डेब्ट टू एसेट जो है वो हमारे जो शरिया कंप्लायंस में आई थिंक 37 या 38 का शायद है, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता। तो उससे नीचे का जो आता है तो मैं इसको ग्रीन का देता हूँ। ये आपको नजर आ रहा होगा, 34 मैंने ग्रीन किया हुआ है, 56 रेड किया हुआ है, 26 भी ग्रीन किया हुआ है। ये इस इंडिया के बाकी भी उस चीज़ें देखी जाती हैं और शरिया कंप्लायंस के लिए, तो ये चीज़ भी देखी जाती है। तो इसके लिहाज से ये शरिया कंप्लायंस में ग्लेक्सो भी आ जाएगा, फिरोज भी आ जाएगा, सर जो है इसमें नहीं आएगा। और इसमें और भी इंडिकेटर होते हैं। तो ये भी एक होता है कि उसका डेप्ट उसने कितना देना, उसका कर्जा कितना देना है। तो ये इसमें बेसिक चीज़ें थी ग्लेक्सो, सर्ल, फिरोज के बारे में। इसमें आप अभी कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ये हमने मेरे ख्याल सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, ये हमारे मेन पॉइंट्स थे। क्वेश्चन करेंगे तो उससे मैं मज़ीद बेहतरी इसमें आ जाएगी समझने में। फेयर वैल्यू, पीई, ईपीएस क्वार्टर, बुक वैल्यू, डिविडेंड, आरएसआई, बीटा, कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। इसमें डिफरेंट वेटेज कितना देंगे, पैरामीटर को हम ज्यादा वेटेज दें और किसको हम थोड़ा सा कम वेटेज दें व्हेन वी आर ट्राइंग टू बाय द स्टॉक? क्योंकि अभी आपने एक्सप्लेन किया अच्छे, हर टर्म को अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अगर आप कंक्लूजन निकालें हम इसमें कि हमें कौन सा स्टॉक इस वक्त परचेज करना चाहिए, तो किस पैरामीटर को हम ज्यादा वेटेज देंगे और किसको हम कम दे सकते हैं? इसमें जैसे मैंने बताया था ना कि ये मैन टू मैन वेरी करता है कि आपका इन्वेस्टर कौन है और वो किस चीज़ को प्रेफरेंस कर रहा है। तो इसका कोई जनरल फार्मूला नहीं होगा। बीटा को वो बंदा प्रेफर करेगा जो शॉर्ट टर्म अच्छे गेन लेना चाहता है, जो ट्रेडिंग करना चाहता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना चाहता अपना स्टॉक। वो देखता है कि 10% मुझे मिल रहा है, वो वहाँ पे अपना कुछ हिस्सा बेच देता है। तो ये मेन है। अपने एक चीज़ तो याद रखनी है कि आपने स्टॉक को ना इकट्ठा खरीदना है ना इकट्ठा बेचना है। ये मेन पॉइंट होता है मेरा सबको समझाने का। आपका इकट्ठा स्टॉक कभी ना बेचें और कुछ पोर्शन तो फॉरएवर उसमें रहने दें, बेशक वो थोड़ा सा हो, वो अपने रहने देना है कि ये फॉरएवर के लिए रख दें, ये मैंने बेचना ही है। उसका आपको बड़ा फ़ायदा होगा जब आपको समझ आएगी ना, उसका साइकोलॉजिकली आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा कि आपने ग्लेक्सो है, अगर आपकी ताकत है सिर्फ 100 स्टॉक लेने की तो आप उसमें तो फिर इतना नहीं कर सकते, फिर ऑर्डर लॉट में जाना पड़ेगा, उसमें मसला हो जाता है फिर। तो अगर आपके पास 500 स्टॉक्स हैं तो आप 100 की ट्रेडिंग के लिए रखते हैं, 400 ट्रेडिंग के लिए रख लें, लेकिन 100 आप कहें कि ये अपने उसको लॉक एंड की में बंद करने के, ये मैंने ट्रेड करना ही नहीं है। एक बात तो ये स्ट्रेटजी हमने ध्यान रखनी है। दूसरा ये पॉइंट होता है कि ये होता है बीटा के लिहाज से, अगर जी बीटा अच्छा है तो फिर आपने ये ट्रेडिंग करते रहना है। बीटा अगर अच्छा नहीं है तो फिर आपने उसको जाना है डिविडेंड पे कि डिविडेंड कितना दे रहा है, इस पे जाना है। फिर दूसरा तीसरा आपने जाना है पी ओवर ई पे, वो कितनी है इसकी। तो अगर आप ग्लेक्सो देखें कि अभी मैंने इसके बीटा की परसेंटेज नहीं निकाली हुई है, तो इनकी ग्लेक्सो की डिविडेंड के लिहाज से ग्लेक्सो एक अच्छा स्टॉक नहीं है, क्योंकि ये साल के बाद पक्का 6 रुपये देता है। तो 6 रुपये के लिए 152 रुपये में कौन इन्वेस्टमेंट करता है। 152 का स्टॉक्स है, अब साल आप अपने पास रखें और 6 रुपये उसमें से ले लें तो वो 3% या 2% बनेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। सर्ल जो है ये भी ऐसा ही है, ये भी इतना अच्छा आपको डिविडेंड नहीं देगा। फिरोज़ है, इसमें नहीं, सर्ल में एक बात है, ये अच्छे बोनस देता रहता है और फिर उसको मेंटेन भी कर लेता है अपनी जो अच्छे नेक्स्ट टाइम जितना भी उसने फ्री फ्लोट उसमें ऐड होता है तो अपनी ईपीएस को मेंटेन कर लेता है। तो सर्ल इस लिहाज से अच्छा, ये लॉन्ग टर्म आप रख सकते हैं। और फिरोज़ भी ऐसा ही है, ये भी आपको राइट शेयर बोनस शेयर देता रहता है और डिविडेंड अच्छा नहीं है, लेकिन ये अभी इसने 20% दिए थे बोनस और अपने आप को प्राइस उसने वहाँ पे मेंटेन की हुई है और ईपीएस भी इसकी तकरीबन वही आ जाती है, मेंटेन कर लेता है। इसका मतलब ये होता है कि वो स्टॉक जो नीचे जितना गिरता है वो वापस अपनी प्राइस पे चला जाता है। तो इस लिहाज से बीटा के लिहाज से आप देखेंगे कि आप ग्लेक्सो में नहीं जाएंगे, आप सर्ल में जाएंगे और फिरोज़ में जाएंगे। और इस टाइम जो पी की लिहाज से जो देखेगा वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो अट्रैक्टिव वैल्यू को देखेगा वो ग्लेक्सो में जाएगा और सर्ल और फिरोज़ की निस्बत ग्लेक्सो को प्रेफर करेगा।
थर्ड पॉइंट है बुक वैल्यू के लिहाज से जो जाएगा उसमें भी गैलेक्सो और सर्ल ऑलमोस्ट इक्वल हैं, और 160 मल्टीप्लाई 1.5 ये बनता है करीबन। फिरोज़ अच्छा है, फिरोज़ की अच्छी 292 के करीब कहीं बन जाएगा, 250 शायद बन जाए, या 200 तो क्रॉस कर ही जाएगा। तो इस तरह से आप उसमें अपनी वैल्यू चूज़ कर सकते हैं। आप अपने आप को देखेंगे कि मैं किस तरह की इन्वेस्टिंग चाहता हूँ। जी टाइम हमारा शॉर्ट है, 10 मिनट में कल रह गई। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कह रहा है, रनिंग आउट ऑफ टाइम वी रिमूव द। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी चलते, वालेकुम सलाम जी। मेरे पास सामने आपका नाम नहीं आ रहा है, तो नाम जी बता जी, क्या बात कर ये रहे जो आप फैजान फखर बात कर हैं। रहा जी हूँ। जी 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 जी, वो मैं, आप इस बात को जरा थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें। ये जो आप कह रहे हैं ना कि मतलब आपने कुछ स्टॉक बिल्कुल सेल ही नहीं करने और मतलब कुछ में ट्रेड करते रहना, इसके मतलब क्या फायदा है ब्रॉडर व्यू में? इसका होता ये है कि हमारे जो मोस्टली जो छोटा इन्वेस्ट होता है, ये बिगनर्स होते हैं, जो लूज़र्स होते हैं, जो नुकसान उठाते हैं, जो 5 साल 10 साल बाद जब अपनी इन्वेस्टमेंट को देखते हैं तो वो कहते हैं यार हमें 5 साल बाद तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, हम तो कोई 10 लाख लेके आए थे 5 लाख लेके फिर रहे हैं। उसकी ये रीज़न होती है जो मैं आपको साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ। देखें, गैलेक्सो जो था ना, ये जब 100 पे था या 280 पे फॉर एग्जांपल करने आप था, आपने अगर 280 पे ले लिया है, तो अगर आपने 280 पे सारे पैसे लगा दिए हैं या 50% लगा दिए हैं, और अभी इस टाइम ये चल रहा है 152 रुपये पे, तो आप इसमें क्या करेंगे? और हो सकता है ये 152 रुपये पे 1 महीना रहे, 2 महीने रहे, 4 महीने रहे, 6 महीने रहे, तो आप क्या करेंगे? आप इसको लॉस में सेल कर देंगे, या फिर आप मार्केट देखना बंद कर देंगे। आपके लिए तो मार्केट ख़त्म हो गई है। कौन कैप लगा रहा है, कौन लोअर कैप लगा रहा है, आपकी बला से आपने बंद किया, चले गए को यार ये स्टॉक अच्छे ही नहीं होते। तो अच्छा फिर कब होता है कि आप गैलेक्सो में थोड़े से पैसे लगाएंगे, अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का कोई 10% से ज़्यादा क्रॉस नहीं करेंगे, 180 पे आप ले लेंगे, और जब आपने 10% लेने हैं तो आप 180 पे 10% नहीं लेंगे, आप उसमें से 2% 3% लेंगे। आप नीचे भी देखेंगे, आप देखेंगे यार ये 150 पे 140 पे भी जा सकता है, और 200 230 220 पे भी जा सकता है। तो अगर आपने 500 स्टॉक्स वहाँ पे ले लिया है, तो आप वहाँ पे अपने पैरामीटर सेट करेंगे कि यार जब 190 के अराउंड जाएगा तो मैं अपना आधा 50% जो है वो सेल कर दूंगा। आप 190 पे ये चला गया तो आपने जो 500 स्टॉक्स है उसमें से 200 या 300 स्टॉक आप बेच देंगे, वो 200 रह जाएगा आपके पास। फिर हो सकता है ये 210 15 पे चला जाए, तो फिर वहाँ पे जाके आप 100 स्टॉक सेल कर देंगे और 100 स्टॉक अपने पास आप होल्ड कर लेंगे। अब ये स्टॉक जब तक ऊपर चलता रहेगा, आपका जो पोर्टफोलियो होगा, जो आपके पास पैसे होंगे, जो आपकी नेटवर्थ होगी, वो हमेशा ग्रीन में रहेगी। जो बंदा भी इसको देखेगा, आप खुद भी देखेंगे तो आपको अच्छी नज़र आएगी, खूबसूरत नज़र आएगी, आपके पास पैसा बढ़ा हुआ होगा और आपने इसमें से पैसे कमा भी लिए हैं। इन केस ये नीचे आ जाता है, जिस तरह यहाँ पे 152 पे आया हुआ है, तो जैसे ही जो आपने माल 210 का बेचा था, वो जब 185 180 पे आएगा, तो आप अपना सिर्फ वो वाला हिस्सा जो आपने वहाँ बेचा था, सिर्फ वही वाला बाई बैक करेंगे, तो आपको 15-20 रुपये मिल जाएंगे। ये साल के 6 रुपये देता है, और आप वहाँ पे 100 के लॉट में 20-20 रुपये से ले रहे हैं। फिर जब ये 160 पे आता है तो अब 20 रुपये फिर ये डिक्लाइन में आ गया, तो आपने अगर वहाँ पे जो 200 300 195 पे बेचा था, वो यहाँ पे आप बाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह जब नेक्स्ट इसका आराम सुकून से वेट करेंगे, ये हो सकता है 130 120 पे चला जाए, दुनिया इसमें रो रही हो, तो आप क्या करेंगे? आप 200-300 स्टॉक इसका वहाँ पे ले लेंगे। तो वो जो 200-300 स्टॉक होगा, वो आप 15-20 रुपये के हिसाब से इसमें सेल करते जाएंगे। जैसे 140 पे जाएगा आप 100 निकाल देंगे, 160 पे जाएगा 100 निकाल देंगे। तो इस तरीके से आप इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करते रहेंगे, और लॉन्ग टर्म भी आपका 100 स्टॉक इसमें हमेशा पड़ा रहेगा। वो 100 स्टॉक जो होगा, जो आपने नहीं बेचना है, वो हमेशा आपको साइकोलॉजिकल एडवांटेज देगा। वो क्या एडवांटेज होता है? जो गलती लोग करते हैं वो ये होती है कि जब ये 180 का 500 लेते हैं, तो वो 185 190 195 200 210 220 पे बेच देते हैं माल। ठीक है, 500 उसने बेच दिया और पैसे कमा लिए 20-30 रुपये, और 20-30 को ज़रूर देता है, वो 500 से 15-20 हज़ार रुपये बन गया। वो जनाब खुशी से छलांगे मारता है, खुश होता है, बड़े अच्छे पैसे कमा लिए। फिर ये स्टॉक से रुकता ही नहीं है, ये तो चलता है 240 250 260, वहाँ वो परेशान हो जाता है। बजाय इसके कि खुश होने के उसने इसमें से 15,000 कमाए हैं, वो रोने बैठ जाता है। वो कहता है जनाब मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया, मैंने तो 210 पे बेच दिया है। ठीक है, तो वो 240-50 पे में दोबारा एंट्री ले लेता है 500। अब उसने क्या किया है? अब उसने जितने इसमें पैसे कमाए थे वो बैलेंस कर दिए हैं। वो 20 रुपये ऊपर जाके फिर फंस गया उसमें, हो सकता है वहाँ से वापस आ जाए। तो वो फिर तमाम ग्रुपों में जाएगा,
जितने भी फेसबुक पे, वहाँ पे क्या क्या लिखेगा, गैलेक्सो बार्ड 240 होल्ड करूँ या सेल करूँ, ये लिखेगा, पागल हो जाएगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा। काम कब करेगा, जब उसने 100 स्टॉक रखा हुआ है, लालच अपना ख़त्म किया हुआ है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, सुकून से बैठा हुआ है, उसके पैसे बढ़ रहे हैं। अब वो कहाँ बेचेगा, फिर सेल भी करना, वो सौ सेल करेगा। क्या उसने इसमें से एग्जिट करना है, क्या उसको सर्ल जो है या फिरोज जो है ये अच्छे लेवल पे मिल रहा है, अट्रैक्टिव लेवल मिल रहा है, या कोई और स्टॉक है वो बहुत ही अच्छे नीचे लेवल पे आया हुआ है, तो वो ग्लेक्सो में से कम्प्लीटली एग्जिट कर सकता है, लेकिन एक ख़ास लेवल पे जाके। 100 होल्ड रखने का मतलब वो साइकोलॉजिकली इस मुसीबत में ना फंस जाए कि सारा स्टॉक बेच के दोबारा उसमें एंट्री ले, तो वो इसमें एंट्री ना ले तो बेहतर है, और अपना 100 स्टॉक उसमें पड़ा रहने दे, और एक उसमें से भी अच्छे खासे वो पैसे कमा सकता है। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब इस तरह फर्ज करो हम फिरोज की मिसाल लेते हैं, मतलब ये 270 की दर से चला था और 400 तक ये चला गया था। तो जी अगर फर्ज करो इसी को देखकर आप मतलब इसको क्या एग्जांपल लेंगे, मतलब ये ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे भी बहुत आ गया है, ठीक है। तो अब आप 400 के लेवल पे तमाम सेल जो है हमारे पास स्टॉक थे वो सेल कर देने चाहिए थे, या उसको भी तब तक मेंटेन रखें जब बहुत हाई स्टॉक प्राइस पे चला जाए, इसके क्या कहेंगे मतलब। जी, बात वही है ना, फिरोज में ये 100 से चला था, 100 से इसमें ये 100 तक नीचे गया था। ये मैंने लिया था 407 का लिया था, यानी कि 2017 में। वहां से नीचे गिरना शुरू हुआ है। मेरे पास, मैंने गलती ये की थी, इकट्ठे 400-500 स्टॉक ले लिया था, यानी कि अच्छे खासे इसमें पैसे लगा दिए। उस टाइम मेरे पास जो नेटवर्क थी काफ़ी कम होती थी। वहां से जाके जब 300 इसने ड्रॉप किया, तो वहां पे मैंने जाके इसमें 100 में बाइंग स्टार्ट कर दी, हर 20 रुपए के पास लेके 100 तक मैं इसमें बाइंग करता रहा, 100 तक इसमें मेरी बाइंग होती रही, और मेरे पास ये तकरीबन 2800 स्टॉक हो गया, 2800, 500 से स्टार्ट हुआ था, 2800 जमा कर लिया मैंने। फिर ये 100 से जब वापस गया, हर 20 रुपए 25 रुपए में से मैं इसमें से 100 निकालता रहा। जब भी नीचे गया 20 रुपए मैंने ले लिया, जब भी ऊपर गया मैंने बेच दिया। ठीक है, तो 2 से 3 साल मैं इसमें खेलता रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं ली है। और आखिरी जो मैंने इसमें माल बेचा था वो 425 पे 200 स्टॉक बेचे थे, और जो मेरा टोटल जो प्रॉफिट था वो तकरीबन 80-90 हज़ार हो गया था। ठीक है, यानी कि जो 405 में मैंने 400-500 स्टॉक लिया था, वो सब कुछ निकाल के, हर चीज़ निकाल के मेरे पास 80-90 हज़ार का प्रॉफिट हो गया था। और अभी तक मैं इसमें प्ले कर रहा हूँ, अभी भी ये मैंने लास्ट जो बेचा हुआ है 340 का शायद बेचा हुआ है, और जब भी ये इस लेवल पे आता है तो मैं इसको बाय कर लेता हूँ, 100-200 बाय कर लेता हूँ। तो ये आपको और ये जो 400 से जब ये ड्रॉप हुआ है, तो ये सिंपल प्राइस नहीं ड्रॉप हुई, इसमें बोनस शेयर 20% भी शामिल है। या जिन लोगों ने ये बेचा नहीं है, उनको जितने भी स्टॉक थे उसका हर 100 पे 20 स्टॉक उसको ऐड हुए हुए हैं, और उसने डिविडेंड भी दिया था, वो भी इसमें से माइनस हुआ हुआ है। तो ये मतलब जिन्होंने इसमें सेलिंग बाइंग नहीं किया है, तो उनके नंबर ऑफ स्टॉक इसमें बढ़ चुके हैं, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट है इसमें। जी, समझ आ गई इस बात की, फिरोज की क्लियर हो गया। मतलब मतलब आप किसी भी स्टॉक में खुद को स्टक ना समझें, ठीक है। आप पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। नीचे जाए मतलब आपके पास एक तो मतलब ऊपर की प्राइस या जहाँ पे भी आप फर्स्ट टाइम बाई कर रहे हैं, तो पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं जाना चाहिए, 10% वाली पॉलिसी पे अमल करें। और जब नीचे जाए तो यानी कि आप टेंशन ना लें, उसको थोड़ा थोड़ा लेते रहें, ठीक है, ताकि जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर आप उसको मतलब 20% के हिसाब से बेचते रहें। तो मतलब टोटल लेवल अब ये है मतलब इस चीज का, हाँ, ये बिल्कुल टेंशन ऐसे नहीं होता है। लेनी यानी कि। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे होता है। ये मैंने अपनी पोस्ट में भी लिखाया था कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हुए टेंशन लेते हैं या बीमार हो जाते हैं, वो इसमें बेशक लाखों रुपए कमा भी जाए, फायदा नहीं है। अगर आपने हेल्थ ही लूज कर दी है अपनी, ठीक है, आंखें बर्बाद कर ली, दिमाग बर्बाद कर लिया, ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए, तो क्या फायदा है पैसे कमाने का, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और टेंशन किसको होती है, जो इसमें बल्क में बाय करता है, बल्क में सेल करता है। देखें, जब आप स्टॉक, आपने सारे नेटवर्क का 50% का फिरोज ले लेंगे, तो पहली बात ये होगी कि आप किस लेवल पे लें, आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि 1 रुपये का डिफरेंस भी आपको अच्छा खासा फील होगा। अगर आपने 1000 स्टॉक लेना है, तो 292, 93, 94, 95 पे तो ऐसे ऊपर नीचे घूम रहा होता है। तो अगर आप 3 रुपये का भी डिफरेंस गलत ले लेंगे, तो आपको 3000 तो वहीं से आपको फकी पड़ जाएगी ना। या आप जैसे ये आपने 295 का लिया, वो 290 का हो गया थोड़ी देर बाद, 2 मिनट बाद, तो आधा ब्लड प्रेशर आपका वहीं पे हाई हो गया। ओए होए, मैंने 2 मिनट अगर वेट कर लिया होता तो मेरे 5000 बच जाता। ठीक है, 5000 अच्छी खासी रकम है। बंदा कहता है यार मैंने क्या किया, 1000 स्टॉक लिया और ये 2 मिनट बाद इस पे आ गया। और अगर उसी टाइम उसकी कोई बुरी खबर आ जाए, वो लोअर लॉक हो जाता है। ये लोअर लॉक भी अच्छे खासे लगाता है, यानी कि 2-3 है तो 3 रुपये 7, 21 रुपये नीचे चला गया, आपका 21,000 नीचे चला गया।
दूसरा लोअर लॉक लगा, जैसे PSMC का दूसरा लोअर लॉक लगा हुआ है, तो अब देखें उसमें जिसने 1000 स्टॉक लिए थे 330 पे 40 पे, तो अंदाज़ा कर लें वो 50,000 तो 2 दिन में लूज़ कर गए। पैसे तो उसके वापस आ जाएंगे, PSMC तो वापस आ जाएगा, लेकिन उसको जो ज़हनी सदमा पहुंचा ना वो कभी वापस नहीं आएगा। जो उसके सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए वो वापस नहीं आएंगे। तो इसमें स्ट्रेटजी आप ये अपनाएं कि आपने थोड़े से पैसे लगाएं, 2% 4%। 10% तो बहुत बड़ी अमाउंट है, 10% आपने लगाना ही नहीं है, 10% तो आपने ऐड करके उसको जमा करना है, तब जो 10% बनेगा। आपने 2% स्टॉक लेना है, 3% बस थोड़ा सा ले, उसको वेट करें, ऊपर चला जाता है तो आप ना बेचें, आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में होगा, माशाल्लाह अच्छा होगा, उसको पड़ा रहने दें। आपकी तो कहानी तब शुरू होगी जब वो नीचे आएगा। 292 पे लेके आप वेट करें, 100 ले लें अपने पैसों के हिसाब से, 2% जो भी बनता है आपका, उसका वेट करें कि ये नीचे आए, 280 पे आए। जो 280 पे आप 100-200 लेंगे, उसका जो टारगेट प्राइस होगी वो ये वाली होगी जहाँ पे आपने पहला लिया, 292, 95, 300, ये वाली आप रखेंगे, तो वहाँ पे आपने वो 200 भेज देना है। 100 आपके पास पड़ा रहेगा, ऊपर जाएगा फिर आपका पोर्टफोलियो ग्रीन, मजे आपके, कोई टेंशन नहीं है। कहीं नीचे आ गई तो नीचे, मैं तो ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है वो नीचे आपने करनी है, नीचे खेलना है। ऊपर जाता है उसको पड़ा रहने दें, उसमें इंजॉय करें आप। किसी और स्टॉक को थोड़ा सा परचेज कर ले, 2% किसी और में चले जाएं, 2% किसी और में चले जाएं, जो नीचे है उसका 2% 1% लेते जाएं। जब वो वापस भी जाए एवरेज, में ये नहीं कह रहा उसको एवरेज करते जाएं, नहीं, जो वापस जाए उसको बेचते जाएं, लेते जाएं, बेचते जाएं। तो आपकी ऑटोमेटिकली बाइंग एवरेज हमेशा डिक्लाइन की तरफ जाएगी, क्योंकि आप नीचे ले रहे हैं ऊपर बेच रहे हैं। तो मैथमेटिकली कॉमन सेंस यही कहती है कि इन द लॉन्ग रन आपकी जो बाइंग एवरेज है वो डिक्लाइन कर जाएगी, और आपकी जो सेलिंग एवरेज है वो बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत बढ़ जाएंगे। अब ये मैंने बताया कि मैं 100 में काम करता हूँ फिरोज में या गलेक्सो में, तो जब मैं साल के बाद देखता हूँ तो ये जो नंबर ऑफ स्टॉक्स मेरे ट्रेड होते हैं तो वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। जैसे TR पोल था, जैसे ये PTCL है, तो इसमें जो मैंने अपनी शीटें शेयर की हुई हैं अपने मेंबर्स के साथ, वो देख सकते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बंदा कहता है इतने तो मेरे पास पैसे नहीं है जितने मैं स्टॉक सेल बाय कर चुका हूँ। तो रीज़न ये था कि हम मुसलसल उसमें काम करते रहते हैं, थोड़ा बाय थोड़ा सेल, थोड़ा बाय थोड़ा सेल, कोई टेंशन नहीं है, नीचे आता है बाय कर लेते हैं, ऊपर जाता है उसको सेल कर देते हैं। जी ठीक हो गया। इसमें ये इसमें मतलब हमारे पास कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, मतलब और रिकमेंड करेंगे आप नीचे जाने के लिए, मतलब रीबाई के लिए दोबारा, मतलब उसको करने के लिए, या ऊपर फिर जाए तो फिर कितनी परसेंटेज के बाद उसको सेल करें, ये क्या फॉर्मूला ये हम जो अपनाएं? ये जो फार्मूला कोई नहीं होता इसमें। इसमें आप जब नंबर ऑफ स्टॉक्स आपके 10 12 14 हो जाते हैं ना, तो पहली बात ये होती है कि आपके पास एक बन जाता है बाग, जिसमें आपने डिफरेंट तरह के फूल खरीदे हुए, कोई गुलाब का है, कोई चमेली का है, खुशबुएं आ रही हैं, और आपका मार्केट में दिल भी लगा रहेगा। आपको स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी, आपको थोड़ी थोड़ी उनकी लेवल भी समझ आना शुरू हो जाएंगे। जब आपको उनके लेवल समझ आएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि ये मैं कहाँ पे बाय करूँ, कहाँ पे सेल करूँ, वो ऑटोमेटिकली आपको आएगा। मसलन आप देखते हैं कि ये जो फिरोज है, ये जब 340 पे जाता है तो ये वहाँ पे से ऊपर जाता ही नहीं है, रुक जाता है, नीचे आ जाता है। फिर ये 320 पे जाता है, वहाँ पे भी इसको मतलब फील होता है कि यार ये इससे ऊपर जाना मुश्किल है। नंबर वन बात कि कहाँ पे सेलिंग आ रही है, तो ये पॉइंट आपके जहन में होगा। सेकंड ये होगा कि 292 से जब 320 पे जा रहा है तो आपको कितने पैसे बच रहे हैं एक लॉट में, 100 स्टॉक्स में, वो 20 रुपये बच रहे हैं पर 100। तो 20 रुपये अगर कोई कंपनी जिसका प्राइस वैल्यू 300, अगर वो 20 रुपये डिविडेंड दे दे आपको, तो आप देखते हैं कि उसमें तो 3-4 अपर लग जाते हैं। अगर अनएक्सपेक्टेड उसका 20 रुपये डिविडेंड आ जाए, तो इसका मतलब 20 रुपये एक अच्छी खासी अमाउंट है, ये आपको लेनी चाहिए। आपका वो वाला 100 स्टॉक जो आपने 292 पे लिया है, वो जब 320 पे गया है तो आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, 28 रुपये। 2800 टोटल, 2800 आपकी जेब में आ रहा है, तो आप उसको लें, मजे करें, एंजॉय करें उसको। जब वो अगला स्टॉक है, आपने फॉर एग्जाम्पल 292 पे 200 लिया हुआ है, 320 पे 100 निकाल दें, और 340 पे फिर आपने देखना है कि यहाँ पे मैं इसको बेच दूँ, तो आपको वहाँ पे मिल रहे हैं अब 4800 रुपये, उस 100 स्टॉक का अब आपको मिल रहा है 4800। इसी तरह अगर आपने 292 पे अच्छा आपके नेटवर्थ है, आप 500 ले लेते हैं, तो अब आप इसी तरीके से आप 340 पे देखेंगे, अब आप 200 भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, और 100 रख लें अपने पास, 200 320 पे निकाल दें, 200 आप 340 पे निकाल दें, तो आप देखेंगे कि आपको कोई 15-20 हज़ार रुपये बच गया है, और 100 स्टॉक आपका पड़ा हुआ है, जो कि आपको रोकेगा कि आप मजीद उसके अंदर बाइंग ना करें, बल्कि आप उसको इंजॉय करें, और उसका आपका पोर्टफोलियो जो आपको उसमें प्लस दिखा रहा होगा, ग्रीन दिखा रहा होगा, मजे को। अब आप ये नीचे जितना मर्जी जाए 100 में, आपको जो प्रॉफिट हो चुका है, अब आपका वो ये 100 स्टॉक आपसे छीन नहीं सकता।
48 आपने 2 दफ़ा कमाए हुए, 96 रुपये कमाए हुए हैं, 20 56 रुपये कमाए हुए हैं, 56 जमा 96 150, यानी कि 150 रुपया ये नीचे गिरेगा तब आपका बैलेंस होगा सिर्फ वो 100 स्टॉक 150। और जब ये 150 नीचे आएगा तो आपने क्या करना है, आपने जो बेचा था 400 स्टॉक आपने वापस बाय कर लेना है। बाय अगर आपने 150 पे तो नहीं करना है, आपने बारी बारी करते जाना है। जब वो 292 पे आएगा वहाँ पे 100 200 ले लें, 280 पे फिर ले लें, 250 पे फिर ले लें, इस तरह आप उसमें खेलते रहें। और इसका बीटा अच्छा है और ये इतना मूव करता है, 20-25 रुपए इसमें आराम से आ जाते हैं, ये एक दिन में मूव कर जाता है। ये अपर कैप लगा देता है, महीने में इसके आप मूवमेंट चेक करेंगे तो 20-30 रुपए है जी। सही। तो ठीक हो गया, ठीक है, समझ क्लियर गया। है? किसी ये RSI के बारे में क्वेश्चन हो, फेयर वैल्यू पी, ये सब क्लियर हो गए, बुक वैल्यू क्लियर हो गई है? RSI में अभी सब पे चेक कर रहा था कि ये 30 से नीचे, ये इसीलिए मतलब आपने बेरिश करा हुआ है RSI को ना। मैंने तो ये RSI वीकली लगाया हुआ है, इसमें जो मंथली लगाएंगे तो सर आई थिंक शायद बुलिश आ रहा है, फिरोज भी बुलिश आ रहा है। वीकली का मतलब है कि थोड़ा मैंने शॉर्ट टर्म लगाया हुआ है, और ये मैंने पहले बता चुका है, investing.com से ये मैंने डाटा लिया हुआ है इसका RSI का, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो इसको सेम डाटा आएगा, वीकली में तीनों बेरिश आ जाएंगे। अच्छा लास्ट में मैंने ये डिस्कस किया था, जो ट्रेंड्स होते हैं ये कॉमन सेंस भी होती है, आपको कॉमन सेंस और सर ये बताएंगे जी 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 पूछें। सर, ये जो मतलब 52 वीक लो है, इसको हम मतलब बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग बाई इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, इसको आप इस उस लिहाज से नहीं देख सकते, आप इसको एक और लिहाज से देखेंगे, सेफ्टी के लिहाज से बेहतर है। यहाँ पे थोड़ा सा सेफ है, आप स्ट्रॉन्ग बाई नहीं है, लेकिन बेरिश में कोई बाय नहीं करता है, तभी तो बेरिश है कि वहाँ बायर वीक है, बाइंग नहीं आ रही है, लेकिन आपकी जो वैल्यू है वो अट्रैक्टिव है। मेन जो चीज़ आपको जो अच्छी लग रही है वो अट्रैक्टिव वैल्यू है आपकी 148। इसी तरह जब ये 204 पे जाएगा तो वहाँ पे बायर बहुत स्ट्रांग पड़ा होगा, वहाँ ऊपर इसमें अच्छी खासी बाइंग होती है, तब वो 204 पे गया है। लेकिन वैल्यू बहुत ओवरबॉट है, मतलब ये डेंजरस है। जिस तरह आपने अगर 204 का स्टॉक लिया हो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप बैठे हो और इस टाइम वो 152 पे है, तो आपका लॉस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो 148 सेफ्टी के लिहाज से अच्छा। रिस्क मैनेजमेंट में अगर आप 52 वीक लो है, उसके बुक वैल्यू अच्छी है, पिछले 5 साल के पॉजिटिव प्रॉफिट्स हैं, तो यहाँ पे ग्लैक्सो आपको लेना चाहिए। सर्ल जो है वो जो सेक्टर की पी के लिहाज से यानी कि बैलेंस खड़ा न्यूट्रल समझ लें कि ये भी ठीक है, और फिरोज भी इस लिहाज से ठीक है। इस इंडेक्स के लिहाज से ये तीनों वैल्यूज बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब इंडेक्स यहाँ से 4-5 हज़ार नीचे जाएगा तो ये वैल्यूज आपको जी और ठीक भी हो नजर गया। आएंगी। और तो ये आप सेक्टर की पी हम कहाँ मालूम करें, कर सकते हैं? सेक्टर की पी बड़ी मुश्किल से मालूम अच्छा, ये होती है, चार्ट मुझे पूछना था। वो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी। गूगल में सारा दिन लगा रहा हूँ मैं, 3-4 दिन, अब जाके मैं एक शीट बनाने लगा हूँ, इंशाल्लाह वो जल्द ही अवेलेबल होगी, उसमें सारे सेक्टर की जो पी है वो मैं लिख दूंगा। तो उसके लिए सबसे अच्छी वेबसाइट जो है ना वो मेरा पेज है, वो अभी मिल सेक्टर पीई सही है। जी। असलम साहब कुछ पूछना था आपने? ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। हम अच्छा, कुछ साइट्स पे जो सेक्टर पीई लिखी हुई है वो सही होती है? जी मैं ये पूछा था, कुछ जैसे पी तो आप मेटस खुद ग्लोबल निकाल की सकते साइट पे हैं, अगर पीई लिखी हुई है सेक्टर की, तो वो सही है? बिल्कुल सही होती है, फार्मूला लगा होता है, सिंपल सा फार्मूला होता है इसका, जब मैंने जी आपको बताया नहीं, था। सेक्टर की। सेक्टर की पी भी आप खुद निकाल सकते हैं, अच्छा वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। सेक्टर की पी कैसे निकाल लेंगे? उस सेक्टर में जितनी कंपनियां हैं उन सब की पीई निकाल के नंबर ऑफ कंपनीज पे डिवाइड कर देंगे, तो आप खुद निकाल सकते हैं। मुश्किल काम है, इसलिए हम वेबसाइट ढूंढते हैं यार, कहीं से किसी सही ने है काम सर। किया हो। देखें अभी इसमें सबसे कम है जी OGDC वाला जो सेक्टर है, इसमें 4 कंपनी हैं, OGDC, PPL, पोल और जी एक और जी। है, कौन सी है वो? ठीक है, 4 कंपनी है, तो आप मेरी चारों मरी। हमारी, तो चारों की आप पी निकाल लें, उस पी जी चारों के पी को 4 पे डिवाइड कर दें तो उस सेक्टर की पी आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला तो है आपके पास, मुश्किल है। जिसकी जी कंपनियां 4 हैं वो तो आप निकाल लेंगे, जिसकी जी कंपनियां जी। 9 हैं, 12 हैं, 16 हैं, तो सबकी पी निकालो, फिर सबको डिवाइड करो, और हर रिजल्ट के बाद पी ओवर चेंज हो जाएगी। जब भी रिजल्ट आएंगे सब चेंज हो जाएगी, तो हर दफ़ा आपको हर क्वार्टर के बाद आपको नया फार्मूला लगाना पड़ेगा, दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सेक्टर पी समझ आ गई है? जी जी जी। सेक्टर जी पी जी क्या होती है कि जितनी उस सेक्टर में कंपनियां हैं उन सब की पी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंपनीज उस सेक्टर में है, उसकी उससे निकल आती है।
तो यहाँ पे जो मैंने फेयर वैल्यू निकाली हुई है ये इसी लिहाज से निकाली है, इसमें 3 कंपनियां चूज की थी, इन तीनों की एवरेज निकाल ली है और 3 पे डिवाइड किया हुआ है और उसी से फेयर वैल्यू निकली हुई है। सर ये ग्रुप में आपने वो रिटर्न में से वो पोस्ट कर देना ताकि वो हम नोट कर लें उसको, फार्मूला इसका पी निकालने का, चलो स्क्रिप्ट की। वो तो सबसे देखिए आपका सबसे बड़ा उस्ताद गूगल है, गूगल में आप देखें ना फेयर वैल्यू उसका फार्मूला आ जाएगा, पी लेकिन उसका फार्मूला आ जाएगा, ईपीएस लेकिन उसका फार्मूला आ जाएगा। मैं भी शेयर कर दूंगा आपको, बता दूंगा। अभी तो सर आप हमारे साथ है ना। हाँ अच्छा, दूसरा ये था कि ये जो मैं अपने मेंबर्स को ये बताना भी चाह रहा था, ये जो ग्रुप मेरा बनाया था ना बेसिकली, जो तो मेरे पुराने मेंबर्स जाने वाले, मैं टिप्स देने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं तो भी मजबूर होकर ये लोगों ने भी तंग कर करके बताया जब मैं वैल्यू बताएं, मैं तो असल में आप लोगों को चीज़ें सिखाने के लिए ग्रुप बनाया था कि आपको चीज़ें समझ आएँ, आप इंडिपेंडेंट काम करें, आप खुद चीज़ें पिक करें, खुद चीज़ें सेल करें, और किसी भी ग्रुप को ज्वाइन आपको करने की ज़रूरत ही पेश ना आए, बल्कि लोग आपसे पूछें यार ये कैसे होता है, कहाँ बाइंग करूँ, कहाँ सेल करूँ। तो ये जो टिप्स पे चलने वाले होते हैं, लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वो एक अजीब सी मुझे फीलिंग आती है कि ये कौन लोग हैं, इस तरह क्यों कर रहे हैं। काम को सीखें, आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है, जो मैंने आपको बताया पोर्टफोलियो अच्छा सा बना लें। मैं तो ये भी कहता हूँ पोर्टफोलियो बना के इसको भूल जाएंगे, आपके इंशाल्लाह इतने पैसे बनेंगे कि ये सब ट्रेडिंग वाले आपसे पीछे रह जाएंगे। जी बिल्कुल। मैं मतलब बगैर किसी से वो मदद लिए काम कर रहा था, लेकिन मेरा एक असूल बना लिया था कि स्टॉक को ना वो ज्यादा उसमें ट्रेडिंग नहीं करता था और ना नुकसान पे सेल नहीं करता था, क्योंकि मैं शुरू से आपके पेज को फॉलो कर रहा था। तो मेरा मतलब पहले तो कोई नुकसान हुआ था, लेकिन जब से मैंने ये पॉलिसी बनाई मेरा नुकसान नहीं हुआ। हाँ लेकिन इतना चलिए, गुड इतना अच्छा। सिंपल नहीं है कि नुकसान पे सेल ना करना, ये भी कोई इतना सिंपल नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्टॉक को खरीदा हुआ है, कहाँ पे खरीदा हुआ है, कितनी आपने परसेंटेज लगाई हुई है, तो ये एक थोड़ा सा मतलब अगर आप समझ के करेंगे तो फिर आपसे बचेंगे। अगर मतलब जिस तरह मैंने अभी एग्जाम्पल दी है कि आप एक हाई वैल्यू पे जब जाता है स्टॉक, रोज है 447 पे आपने जाके उसको सारे ले लिया है, 50% पैसे लगा दिए हैं, फिर आप कहते हैं मैंने अब लॉस भी नहीं करना है, तो फिर वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, फिर बंदा फॉरएवर उसमें फंस जाता है और पैसे वो रिकवर करना मुश्किल होता है। तो उसमें पहली बात है कि आपने एक स्ट्रेटजी के साथ जाना है बिल्कुल। स्टॉक के अंदर, आपने थोड़ा सा बाय करना है, वेट करना है और नीचे उसमें ऐड करना है, तो वहीं पे नहीं आपने बाय करना है। जैसे मैंने यहाँ पे आपने लिखा हो ये यहाँ पे बाय कर लें, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप स्टॉक को सारा उठा लें। मतलब निशात मिल जो था वो मैंने 98 पे लिया है, मुझे अच्छा लगा है, ले लिया, अब 90 में मैंने फिर ले लिया है, अच्छा लगा, अब मैं इसका वेट कर रहा हूँ कुछ 84 83 पे जाए मैं फिर ले लूँगा। तो अच्छी वैल्यू है, ज़बरदस्त वैल्यू है, अच्छा स्टॉक है, लेना चाहिए। अब कोई किसी को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप निशात में 90 पे ले लें, वो 90 से ऊपर महीना जाता ही नहीं है, 88 87 पे रहता है, तो मुझे कहेगा यार अच्छा स्टॉक ले लिया। भाई यहाँ पे कोई बंदा इस तरह नहीं होता है कि वो आपको 90 का बताए और वो 95 हो जाए दिनों में। अगर ऐसा कोई बंदा हो तो वो ये काम ही ना करे, वो कोई पेज ना बनाए, कुछ ना करे, सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारे और पैसा उसके पास बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए और बढ़ता ही जाए, अन्यथा उसके पास पैसा हो। ठीक है, उसको क्या ज़रूरत है कि ये रोज़ाना पोस्टर लगाता है, फिर पेज बनाता है, फिर लोगों के पेज चेक करता है, फिर तो ऐसी ऐसी बात नहीं होती। ये तो जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। ठीक है, इसमें स्ट्रेटजी होती है, तहम्मुल होता है, पेशेंस होता है, और जो प्रॉफिट परसेंटेज होती है वो 20 से 30% होती है। लोग तो यहाँ पे 1000% के चक्करों में फिर रहते हैं, वो सिर्फ इंसाइडर कमाते हैं, जो सट्टे में लोगों को फंसा के पैसा कमाते हैं सिर्फ वो कमाते हैं। बाकी जिसका दाव भी लगता है तो वो वक्ती तौर पे लगता है, वक्ती तौर पे कोई पैसा कमा जाता है, लेकिन उसका नुकसान बड़ा होता है क्योंकि वो उसको आदत पड़ जाती है दिनों में पैसा कमाने की, वो फिर एक स्टॉक में तो कमा लेता है, दूसरे कहीं पे फिर वो गवाता है, तीसरे में गवाता है, चौथे में गवाता है, पांचवें में गवाता है, और फिर ऐसा ऐसा वो बैलेंस करता है, फिर वो लूज कर जाता है। ठीक है, तो ये नहीं आपने देखना है कि फलाना बंदा जो है ना उसने ये यहाँ पे लोग आपको बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टें शेयर करते हैं कि मैंने 40,000 स्टॉक जो है यूनिटी लिया था 30 का और मैंने आज माशाल्लाह 3 दिनों बाद 34 का बेच दिया। ठीक है, ये लगाते हैं पोस्ट, तो 3 दिनों में 1,20,000 रुपये कमा रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ यार तुम ये इतने माशाल्लाह अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो ये तुम हर ग्रुप में मुझे नज़र क्यों आते हो, हर ग्रुप में तुम नज़र आ रहे हो, इधर फिर रहे हो, कभी इधर फिर रहे हो, है तो वो वाली पोस्टें वो नहीं लगाएंगे कि मैंने अपना स्टॉक 38 का लिया था और वो अब 20 का हो गया पड़ा हुआ है मेरे पास, इस तरह के वो नहीं लगाते। इसी तरह और भी पोस्टें लगाते हैं कि मैंने फ्रांस स्टॉक रिकमेंड किया था वो इतने का हो गया, तो भाई तुमने अगर रिकमेंड किया था स्टॉक तो हो सकता है आप एक स्टॉक रिकमेंड करते हो, दूसरा करते हो, तीसरा करते हो, जो आपका हिट हो जाता है आप उसको 3 महीने बाद बताते हो पुरानी पोस्ट निकाल के, तो ये देखिए मेरा स्टॉक। तो इसमें तुक्के लगते हैं और अच्छे अच्छे खासे तुक्के लगते हैं। अगर मैं 3-4 स्टॉक बता दूँ और उसके बाद सब भूल जाएं और कुछ बार महीने बाद में बनाऊँ यार ये देखो ये मेरा स्टॉक कहाँ चला गया,
तो यहाँ पे तो मैं तो अपने मेंबर्स के साथ डेली ट्रांजैक्शन इसीलिए शेयर करता हूँ, अपना पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ, हर चीज़ शेयर करता हूँ कि भाई ये देख लो, ये कोई मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है। जिस तरह लोग नुकसान फायदा उठाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है, कुछ में फायदा हो रहा है, कुछ में नुकसान हो रहा है, लेकिन ये स्ट्रेटजी है, इसकी वजह से मैं इसमें इन द लॉन्ग रन इंशाल्लाह फायदा ही कमाऊंगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया, कहीं पे स्पेंड करते हैं। तो जी जी ठीक हो गया, शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारी आज की मीटिंग माशाल्लाह काफ़ी अच्छी रही है। पार्टिसिपेंट्स में पहले ही हो गया। जी हाँ, ठीक है।